प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए होगा, तो यानी कि गवर्नमेंट आपसे इस 5 लाख पर टैक्स मांगेगी, पूरे 5 लाख पर टैक्स नहीं देना है। पहली चीज दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है अपना, तो वहां से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है 24 में 2024 को, जिसमें सीरियल नंबर 24 को इंसर्ट कर दिया गया है। ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है अपना, उसमें फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक की पहले चार्ट बना हुआ था, लेकिन उस चार्ट को इन्होंने 24-25 के लिए भी प्रिपेयर कर दिया और यहाँ पर उसका चार्ट नंबर भी दे दिया है। तो ये नोटिफिकेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि CII होता क्या है, आखिरकार ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये होता क्या है, किस काम आता है और ये किस किस के लिए यूजफुल हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ये होता क्या है। इसको हम शॉर्ट में हम CII बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो आपने अगर 20 लाख रुपए की खरीदी है, 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है, अब आप उसको 25 लाख में बेचना चाहते हैं, अब आप उसको 25 लाख में बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा प्रॉपर्टी का वो 5 लाख रुपए होगा। यहाँ पर जो आपका प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपए होगा, तो यानी कि गवर्नमेंट आपसे इस 5 लाख पर टैक्स मांगेगी। तो इस टैक्स को बचाने के लिए या इस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस पूरे 5 लाख पर टैक्स नहीं देना है। पहली चीज तो आपको इस पूरे 5 लाख पर टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर इस टैक्स को बचाने के लिए हमारा काम करता है CII। इस टैक्स को बचाने के लिए हमारा CII काम करता है कि हम जो टैक्स देंगे वो CII के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए CII का अभी जैसा कि मैंने बताया कि इसका कैलकुलेट किया जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के लिए CII का उपयोग किया जाता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको होता कैसे है कि जो आपकी कैपिटल असेट्स हैं, जो आपके कैपिटल असेट्स हैं उनको या तो आप ट्रांसफर करते हैं या सेल करते हैं, तब आपको कैपिटल गेन होता है। तो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं आप सेल और ट्रांसफर से, यानी कि जो भी आपका कैपिटल असेट्स है उसको आप सेल या ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि उसमें कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे सच अ लैंड, यानी कि एक प्रॉपर्टी हो सकती है जो जमीन होती है, ठीक है, लैंड हो सकता है आपका, हाउस हो सकता है आपका प्रॉपर्टी, स्टॉक हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं, पेटेंट हो सकता है। तो इनकी जो सेल करने पर जो आपका प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है वो टाइपली क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसी के बेस पर हम उसकी कॉस्ट प्राइस को बुक कर लेते हैं। जो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है उसको हम बुक कर लेते हैं, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो बुक्स में हमारे में बढ़ता नहीं है। जो उसका अमाउंट है वो हमारी बुक्स में पड़ता नहीं है। हमने मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की खरीदी है, तो वो प्रॉपर्टी हमारी 20 लाख की ही रहेगी हमारी बुक्स में। बुक्स मतलब जो हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो वो 20 लाख की ही रहेगी, उसकी डॉक्यूमेंट में वैल्यू नहीं बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर CII के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो आपकी 20 लाख की प्रॉपर्टी है वो 20 लाख की नहीं रहेगी, यहाँ पर CII उसकी वैल्यू को बढ़ा देगा। वो कैसे बढ़ाएगा आगे हम समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक ही CII चार्ट ओपन किया हुआ है, वैसे आपको ये इजीली गूगल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस ईयर इन्होंने माना है वो 2001 और 2 को माना है, यानी कि 2001 और 2 को इन्होंने बेस ईयर मान लिया है। और उसकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो CII कॉस्ट है वो यहाँ पर 100 रखी गई है, वो यहाँ पर 100 रखी गई है। अब ये क्या है कि हर साल जैसे जैसे फाइनेंशियल ईयर अपना चेंज होता है ये CII अपनी चेंज होती है, CII की वैल्यू हमारी चेंज होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हर साल के हिसाब से यहाँ पर एक CII बना हुआ है। और यहाँ पर 23-24 तक, पिछले साल 23-24 तक ये फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, मैंने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर को नोट किया है। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 23-24 के लिए ये यहाँ पर 348 था, 348 था, जिसमें अब 24-25 के लिए इन्होंने 363 को यहाँ पर जो इंसर्ट कर दिया गया है। जैसा कि अभी मैंने आपको जो नोटिफिकेशन दिखाया था, ये नोटिफिकेशन में इन्होंने लिखा है कि जो सीरियल नंबर है अपना ये 24 को इन्होंने इंसर्ट कर दिया इन द सेड नोटिफिकेशन इन द टेबल आफ्टर सीरियल नंबर 23, यानी कि 23 सीरियल नंबर के बाद इन्होंने एक 24 सीरियल नंबर को इन्होंने इंसर्ट कर दिया है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको 363 रखा गया है। तो वो मैंने यहाँ पर 363 को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो आपको ये कंप्लीट चार्ट अब देखने को मिल रहा है 2001 से लेके और 2024-25 तक का यहाँ पर पूरा आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए 2023-24 में आपने 20 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन अब उसकी जो वैल्यू है वो 20 लाख नहीं रहेगी। आपने जो प्रॉपर्टी की वैल्यू ली, अभी मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती है। आपने जो आपके पास जो पेपर है प्रॉपर्टी के, जो आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर है उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या दिखाई देगी 20 लाख रुपए,
तो पेपर्स में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी दिखाई देगी, 20 लाख रुपए। अगर आप इसको 10 साल बाद भी पेपरों को देखोगे तो उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख ही दिखाई देगी आपको। प्रॉपर्टी की वैल्यू पेपरों में कभी नहीं बढ़ती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअल में बढ़ जाती है लेकिन पेपरों में 20 लाख ही रहेगी। लेकिन CII के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब मान लीजिए कि आपने 23-24 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसकी वैल्यू 20 लाख है। अब अगर आप यहाँ पे 24-25 में यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो CII के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 20,86,207 रुपए हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, कैसे फॉर्मूला काम करता है समझ लीजिए। देखिए 23-24 के लिए जो हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट का जो क्रमांक था, जो अंक था, वो था 348, जो इसकी वैल्यू थी 348 थी। और यहाँ पर 24 और 25 के लिए जो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो 363 है। तो यहाँ पर हम पहले प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है क्या। तो पहले हमारे पास प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है हमारी वो 20 लाख रुपए है। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 23-24 में। तो हम पहले तो 23-24 का एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट का जो अंक है वो उठाएंगे और यहाँ पर जिस ईयर में हम उसकी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो उठाएंगे, यानी कि 363। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 लाख इंटू 363, यानी कि यहाँ पर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका यहाँ पर इंटू करेंगे और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 348, यानी कि जिस ईयर में हमने परचेज की। तो हमारे पास देखिए क्या यहाँ पर कैलकुलेशन निकल के आती है। मैं आपको लाइव कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके समझाता हूँ। मेरी यहाँ पर वैल्यू थी 20 लाख रुपए, जिसको मैंने 363 से इंटू किया और इसको डिवाइड कर दिया मैंने 348 से। तो मेरी वैल्यू निकल के आ गई 20,86,207 रुपए, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर ऊपर समझाया था, 20,86,207 रुपए। ये मेरी वैल्यू इसकी निकल के आ गई। यानी कि अब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए पूरे साल में मैं कभी भी 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक कभी भी मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करूंगा तो मेरी जो परचेज वैल्यू मानी जाएगी, यानी कि जो टैक्स फ्री वैल्यू मानी जाएगी, वो मेरी 20,86,000 मानी जाएगी। इस अमाउंट के ऊपर अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता हूं तो उस पर मुझे टैक्स देना होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 22 लाख रुपए की मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करता हूं तो यहाँ पर मुझे 20,86,000 रुपए जो यहाँ पर आ रहे हैं ये मेरे माइनस हो जाएंगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरा टैक्सेबल होगा। आप समझ गए, यानी कि जो बचे हुए अमाउंट पर आप टैक्स देंगे। आपको 20 लाख की जो प्रॉपर्टी खरीदी थी और 22 लाख में आपने सेल करी तो आप 2 लाख पर टैक्स नहीं देंगे, आप इसके डिफरेंस पर टैक्स देंगे जो कि 1,13,000 के आसपास आएगा। क्लियर है दोस्तों। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो वो प्रॉपर्टी आपने परचेज की है 2014 और 15 में। 2000 फाइनेंशियल ईयर 2014 में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी वैल्यू हमारी 10 लाख रुपए है। और अब आप आज की डेट में यानी कि 2024-25 में आप इसको सेल आउट करने जाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए आप इसको 15 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाती है 10 साल में, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो मान लीजिए आप यहाँ पर 15 लाख में सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसकी एक CII वैल्यू निकालेंगे। तो अब इसकी CII वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, पहले तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर 10 लाख रुपए लिख ली और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 24-25 के लिए जो CII वैल्यू है। तो अभी 24-25 के लिए हमारी CII वैल्यू क्या है, 24-25 के लिए हमारी CII वैल्यू है 363। तो यहाँ पर मैंने इसका 363 से इंटू कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका डिवाइड करेंगे जो 2014-15 में हमारी CII की वैल्यू होगी, तो वो देख लेते हैं। तो 2014-15 में हमारी CII की वैल्यू 240 है। तो यहाँ पर हमने इसका 240 को यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अब इसका क्या आंसर आएगा वो आप समझ लीजिए। 10 लाख रुपए की आपकी वैल्यू थी, इंटू इसमें हमने 363 का जो करेंट फाइनेंशियल ईयर का CII वैल्यू उसका इंटू किया और डिवाइड कर दिया इसमें हमने 240 का। तो हमारी उसकी वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पर 15,12,500 रुपये, 15,12,500 रुपये। तो ये हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल के आ गई। अब आप इसको 15 लाख में सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप इसको 15 लाख में जब सेल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आपका कितना आएगा, 12,500 रुपये माइनस में, यानी कि CII के अकॉर्डिंग आपने 12,500 रुपये कम में बेची है। तो यहाँ पर आपका टैक्स कितना बनेगा, 0। यहाँ पर आपका टैक्स कुछ नहीं बनेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी CII वैल्यू से कम बेचा है। अगर आप इसको मान लीजिए 16 लाख में बेचते और यहाँ पर 15,12,000 की ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आपको 87,500 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ता, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर आपको LTCG आपको यहाँ पर पे करना पड़ता 87,500 रुपये के ऊपर। 87,500 का टैक्स नहीं है, 87,500 रुपये के ऊपर आपको LTCG देना पड़ता, केवल प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर जो 87,500 आपका टैक्सेबल प्रॉफिट माना जाता है, इस पर आपका टैक्स लगता। इस पर आपका टैक्स किस तरीके से लगता है, कितना लगता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।